भारत कभी भी एक समृद्ध और सभ्य स्थान नहीं बन सकता। यह वो वाक्य था जो मैं अपने मन ही मन तिरस्कार के साथ बुदबुदा रही थी। मेरा नाम सारा है। मैं दुबई स्थित एक एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। एक आपातकालीन लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उपजे की वन थी। अत्यधिक भय के बीच जिस जमीन पर मैंने कदम रखा वह भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई था। मेरे दिमाग में केवल एशिया के कुछ अन्य देशों में बिताए गए मेरे बुरे अनुभवों की कड़वी यादें थीं। वहां की गंदगी, धक्का मुक्की और रूखे व्यवहार ने मुझे यह विश्वास दिला दिया था कि भारत भी वैसा ही होगा, शायद एक गंदा शोर, शराबे वाला, मानवीय संवेदनाओं से रहित और असुविधाजनक देश। हालांकि हवाई अड्डे के कर्मचारियों की अविश्वसनीय रूप से त्वरित और अनुशासित प्रतिक्रिया, होटल में स्वागत के लिए मिली इलायची वाली चाय की महक, मेट्रो स्टेशन पर कतार में खड़े लोगों का धैर्य, मेरा खोया हुआ बटुआ लौटाने वाले एक साधारण बच्चे की ईमानदारी, रात में सुरक्षित रूप से अकेली घूमती महिलाएं और अंत में मेट्रो स्टेशन का वह साफ सुथरा वॉशरूम जिसे देखकर मैं दंग रह गई। इन सब ने एक के बाद एक मेरे पूर्वाग्रहों से भरे दिल पर चोट की और उसे पूरी तरह से बदल दिया। अंततः मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। असली समृद्धि क्या है इसका सही उत्तर मुझे दुबई जैसे चकाचौंध वाले शहर में पली बढ़ी लड़की को पहली बार भारत की धरती पर आकर मिला। आज की यह कहानी शायद खामोशी से लेकिन दृढ़ता से आपकी सोच को झकझोर देगी। कृपया इसे अंत तक पढ़ें। भारत कभी भी एक अमीर जगह नहीं हो सकता। यह वाक्य मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरने से बहुत पहले ही मेरे दिल में घर कर चुका था। जब विमान में आपातकालीन लैंडिंग की घोषणा हुई तब भी मेरे मन में यही पूर्वाग्रह था। मुझे आसमान से प्यार है और मैं यात्रियों की देखभाल करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक तत्पर रहती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी भी भारत के प्रति कोई विशेष उम्मीद नहीं रखी थी। इसके विपरीत मेरा मानना था कि एशियाई विकासशील देश सब एक जैसे होते हैं, भीड़भाड़ और अव्यवस्था से भरे हुए। मेरे इस पूर्वाग्रह का एक बड़ा कारण कुछ साल पहले एक पड़ोसी एशियाई देश में मेरा अनुभव था। वहां एक बड़े हवाई अड्डे पर ट्रांजिट के दौरान सबसे पहले मेरी नजर जमीन पर फैले कचरे पर पड़ी थी। वॉशरूम में पानी भरा था और टॉयलेट पेपर नदारद था। यात्री और कर्मचारी दोनों ही क्रोधित चेहरों के साथ एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। जब मैं रास्ता भटक गई और मदद मांगी तो मुझे जवाब में केवल रूखे शब्द और बेरुखी मिली। वह अनुभव मेरे मन में इतना गहरा बैठ गया था कि एयर होस्टेस बनने के बाद भी वह छवि धुंधली नहीं हुई। इतना ही नहीं, अपनी उड़ानों के दौरान भी मुझे अक्सर कुछ एशियाई यात्रियों के तौर तरीकों से जूझना पड़ता था। वे अपनी निर्धारित सीटों से बाहर बैठते, गलियारे आइजल को ब्लॉक करते और जोर जोर से बातें करते। बार बार समझाने के बाद भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। हम एयर होस्टेस को हर समय चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर मिठास रखनी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर हम बस आहें भरते रह जाते थे। इन अनुभवों के आधार पर मैंने पहले ही तय कर लिया था कि भारत भी इससे अलग नहीं होगा। इन सब के बावजूद मुझे अपने पेशे पर गर्व है। मुझे वह दिन आज भी याद है जब बचपन में मैं अपने परिवार के साथ पहली बार यूरोप की यात्रा कर रही थी। तब एक एयर होस्टेस ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया था। मैं छोटी थी और वॉशरूम से अपनी सीट पर वापस आने का रास्ता भूल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और मुझे सुरक्षित मेरी सीट तक पहुंचाया। उस दिन उसकी छवि मेरी नजरों में किसी देवदूत जैसी थी। उसी पल मेरे मन में यह सपना पनपा कि एक दिन मैं भी उसी की तरह बनूंगी। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग या वकालत के बजाय भाषाओं, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई की, ताकि मैं दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का काम कर सकूं। और आखिरकार मैं एक अंतर्राष्ट्रीय केबिन क्रू के रूप में आसमान में थी। आज की उड़ान का गंतव्य एक खूबसूरत यूरोपीय देश था। यह दिन यात्रियों को मुस्कान के साथ सेवा देते हुए समाप्त होना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। विमान ने दुबई से उड़ान भरी और हम नीले आसमान में तैर रहे थे। ड्रिंक्स सर्विस पूरी करने के बाद मैंने राहत की सांस ली और केबिन का जायजा लिया। यात्रा के लिए उत्साहित परिवार, एक दूसरे को देख मुस्कुराते युवा जोड़े और शांति से अपनी फाइलें पढ़ते व्यवसायी, सब कुछ सामान्य था। मैं लोगों के चेहरों को देख ही रही थी कि तभी किस्मत का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। कॉकपिट से घोषणा हुई, हम जल्द ही एशियाई हवाई क्षेत्र से गुजरेंगे। अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि विमान के दाईं ओर से एक जोरदार धमाका हुआ। विमान बुरी तरह हिल गया और केबिन में चीख पुकार मच गई। मेरा दिल तेज हो गया। हम सभी ने महसूस किया, यहां तक कि मैंने भी, कि कुछ बहुत गलत हुआ है। कुछ ही सेकंड बाद
स्पीकर पर कप्तान की तनावपूर्ण आवाज आई, दाएं इंजन में आग लगने का संकेत मिला है। हमने अग्निशमन प्रणाली सक्रिय कर दी है और दायां इंजन बंद कर दिया है। हम अब केवल बाएं इंजन के सहारे उड़ रहे हैं। कृपया शांत रहें। हम अपना गंतव्य बदल रहे हैं और मुंबई, भारत में आपातकालीन लैंडिंग करेंगे। घोषणा खत्म होते ही पूरे केबिन में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे, बड़ों के चेहरे पीले पड़ गए। मैं खुद भी इस अभूतपूर्व स्थिति से कांप रही थी, लेकिन अपनी वर्दी की गरिमा रखते हुए मुझे सिर्फ एक ही काम करना था, शांत रहकर यात्रियों को सुरक्षा का एहसास दिलाना। सब ठीक हो जाएगा, कृपया हम पर भरोसा रखें। मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए गलियारे में घूमकर यात्रियों को ढांढस बंधा रही थी, लेकिन मेरे अपने मन में सवाल था, क्या हम वाकई बच पाएंगे? उस समय मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में मैं भारत में जो कुछ देखूंगी वह मेरे अतीत के सारे पूर्वाग्रहों को चकनाचूर कर देगा और असली दौलत क्या है, इस सवाल का नया जवाब देगा। इंजन की खराबी, जिसका हमने सिमुलेशन में कई बार अभ्यास किया था, अब हमारे सामने एक कड़वी सच्चाई थी। केबिन की रोशनी तो अभी भी थी, लेकिन माहौल भारी और तनावपूर्ण हो चुका था। कैप्टन की गंभीर आवाज फिर गूंजी, हम मुंबई के करीब हैं। लगभग 40 मिनट में हम जमीन पर होंगे। कृपया सिर नीचे करें और ब्रेस पोजीशन के लिए तैयार रहें। यात्रियों का तनाव चरम पर था। हम क्रू मेंबर्स चिल्ला रहे थे, हेड्स डाउन, स्टे डाउन, सिर नीचे रखें। मैं भी अपनी जंप सीट पर बैठकर यही दोहरा रही थी, लेकिन मेरे शब्द किसी प्रार्थना की तरह लग रहे थे। आखिरकार खिड़की के बाहर रोशनी की कतारें दिखाई दीं। वह मुंबई का रनवे था। रनवे की गाइड लाइट्स ऐसे चमक रही थीं मानो हमारा स्वागत कर रही हों। जैसे ही विमान के पहियों ने जमीन को छुआ, एक जोरदार झटका लगा और टायरों की रगड़ की आवाज गूंज उठी। फिर रिवर्स थ्रस्ट की गड़गड़ाहट हुई। मैंने अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ी और सांस रोके रखी। जैसे ही विमान पूरी तरह रुका, केबिन में कहीं से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। पहले एक व्यक्ति, फिर दो, और देखते ही देखते पूरा विमान तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। यह पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि जीवित रहना कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। जैसे ही विमान के दरवाजे खुले और स्लाइड राफ्ट्स खुले, भारत की जमीन पर एक अद्भुत दृश्य शुरू हुआ। नीचे भारतीय ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद थे। फ्लोरोसेंट जैकेट पहने पुरुष और महिलाएं बिना किसी घबराहट के, बिना चिल्लाए, बेहद शांत और कुशल तरीके से स्लाइड से नीचे आने वाले यात्रियों को संभाल रहे थे। मैं सांस रोके यह सब देख रही थी। यह कितनी तेज और व्यवस्थित कार्यवाही थी। मेरे दिमाग में दूसरे देशों के आपातकालीन दृश्य घूम रहे थे, जहां जमीन पर मौजूद लोग खुद कंफ्यूज्ड होते थे, धक्का मुक्की होती थी। लेकिन यहां भारत में नजारा बिल्कुल अलग था। नमस्ते, कृपया इस तरफ आएं, घबराएं नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे थे। कर्मचारी हर यात्री को, चाहे वह गोद में बच्चा लिए मां हो या कोई बुजुर्ग, बहुत सम्मान और आत्मीयता से सुरक्षित क्षेत्र में ले जा रहे थे। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा था। उसी पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, शायद यह जगह वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जब आखिरी यात्री सुरक्षित निकल गया और हम क्रू मेंबर्स नीचे उतरे तो मेरे घुटने कांप रहे थे। मैंने चारों ओर देखा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां गजब की शांति और अनुशासन था। मेरी एक सहकर्मी ने धीरे से कहा, विश्वास नहीं होता सब कुछ कितना स्मूथ था। मैंने बस सिर हिलाया। एक अनुभवी क्रू होने के नाते मैंने पहली बार जीवन बचाने की तैयारियों को इतना सटीक और मानवीय देखा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। भारत में रुकने के उन कुछ दिनों में अनगिनत आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहे थे। टर्मिनल के अंदर पहुंचने पर हमें गर्म कंबल और पानी दिया गया। लगता है अब हमें भारत में ही रुकना पड़ेगा। कितना बोरिंग होगा, मेरी एक साथी ने मुंह बनाते हुए कहा। होटल भी पक्का कोई सस्ता और गंदा सा होगा। मैं चुप रही। सच कहूं तो मुझे भी डर था कि कहीं हमें किसी बदबूदार जगह न ठहराया जाए। लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी उन ग्राउंड स्टाफ की छवि थी जिन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते हमारा स्वागत किया था और आंखों से हमें तसल्ली दी थी। क्या भारत वास्तव में अलग हो सकता है? हमें बस द्वारा होटल ले जाया गया। बस मुंबई के आधुनिक फ्लाईओवर्स और सी लिंक से गुजरी। खिड़की से बाहर चमकती गगनचुंबी इमारतें और समुद्र का किनारा देख मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। बस एक होटल के सामने रुकी। मैंने कोई उम्मीद नहीं पाल रखी थी, लेकिन जैसे ही होटल की लॉबी में कदम रखा, मैं हैरान रह गई। वह भव्यता, वह सफाई और वह धीमी सुगंध, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सूट पहने एक कर्मचारी जिसका नाम विक्रम था हमारे पास आया और हाथ जोड़कर कहा, इतनी बड़ी घटना के बाद आप सब
बहुत थके होंगे। आज रात आप बस आराम करें, बाकी सब हम देख लेंगे। मैं अवाक थी। एक होटल कर्मचारी इतनी सहानुभूति कैसे रख सकता है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसने हमें एक चांदी की ट्रे में छोटे कप पेश किए। यह मसाला चाय है, इसमें इलायची और अदरक है जो आपके तनाव को कम करने में मदद करेगी। प्लीज लीजिए, उसने बड़ी विनम्रता से कहा। चाय का एक घूंट लेते ही मसालों की भीनी खुशबू ने मेरी सारी थकान मिटा दी। सिर्फ एक कप चाय, पर उसने इतना अपनापन कैसे दे दिया। कमरे में जाने पर एक और सरप्राइज था। कमरा इतना साफ था कि आईने की तरह चमक रहा था। बिस्तर पर एक हाथ से लिखा नोट रखा था, भारत में आपका स्वागत है। आज के दिन के लिए हमें खेद है, लेकिन हमें खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। शुभ रात्रि, विक्रम। व्यस्त चेक। इनके दौरान उसने हमारे लिए नोट लिखने का समय निकाला। मेरी आंखों में नमी आ गई। एक अनजाने देश में इतना ख्याल। अगली सुबह मैं एक नई ताजगी के साथ उठी। खिड़की से मुंबई, मिल्तु नेगा की इलाकी नामा, बाज नई का खरी संबंध है का नजारा, ऊंची इमारतें और दूर तक फैला समुद्र बेहद खूबसूरत लग रहा था। लॉबी में मेरी साथी सोफिया, जो कल तक भारत को लेकर संशय में थी, मिली। वह मुस्कुरा रही थी। यार, कल रात क्या नींद आई। बिस्तर और चादरें इतनी साफ थीं जैसे कोई 5 स्टार यूरोपियन होटल हो। बिल्कुल, मैंने सहमति जताई। तभी विक्रम फिर मिला। सुप्रभात, आज मौसम अच्छा है, आप लोग शहर घूमने जा सकते हैं, उसने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा। सोफिया और मैंने शहर घूमने का फैसला किया। हमने गेटवे ऑफ इंडिया और कोलाबा कॉजवे जाने की योजना बनाई। होटल डेस्क की महिला ने हमें एक नक्शा दिया और कहा, आप मेट्रो और फिर टैक्सी ले सकती हैं। यह बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है। नक्शे पर उसने लाल पेन से रास्ता बनाकर दिया। मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैं फिर हैरान रह गई। हर जगह अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में साफ निर्देश थे। प्लेटफॉर्म पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लोग कतार में क्यों खड़े थे। जैसे ही ट्रेन आई, कतार में आगे खड़े लोग थोड़ा साइड हो गए ताकि उतरने वाले पहले उतर सकें। हैरतअंगेज है, सोफिया ने मेरी बांह पकड़कर कहा। मुझे लगा था यहां लोग जानवरों की तरह चढ़ेंगे। यहां कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं है, फिर भी सब नियमों का पालन कर रहे हैं, मैंने धीमे स्वर में कहा। यह केवल नियम नहीं था, यह एक संस्कार था, दूसरों के लिए जगह बनाना। मुझे एहसास होने लगा कि अनुशासन थोपा नहीं जाता, यह समाज की रगों में होता है। शहर का नजारा अद्भुत था। पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें एक साथ खड़ी थीं। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। एक व्यस्त बाजार में सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। वह घबराकर अपना बैग टटोलने लगी। उसमें उसके पैसे और कार्ड्स थे। हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी भी देश में, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर, खोया हुआ बटुआ वापस मिलना नामुमकिन होता है। यह मेरा अब तक का अनुभव था। सोफिया रोने लगी। तभी पीछे से किसी ने सोफिया की शर्ट खींची। हम पलटे। एक साधारण सा दिखने वाला भारतीय परिवार खड़ा था। एक छोटा बच्चा हाथ में सोफिया का बटुआ लिए हुए था। उसकी मां ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मैडम, यह आपका गिरा था। हमने बटुआ खोला, सब कुछ वैसा का वैसा था, एक भी नोट गायब नहीं था। सोफिया ने उस बच्चे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्या यह सच है? क्या ऐसी ईमानदारी आज भी जिंदा है? उस परिवार ने हमसे कोई इनाम नहीं मांगा, बस मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और भीड़ में खो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह प्रमाण था कि इस समाज की जड़ों में ईमानदारी कितनी गहरी है। शाम को हमने मरीन ड्राइव पर टहलने का फैसला किया। वहां ठंडी हवा चल रही थी और क्वींस नेकलेस की रोशनी समुद्र में झिलमिला रही थी। मैंने देखा कि रात के 10 में होड़ा बज रहे थे। फिर भी कई महिलाएं, जवान और बुजुर्ग अकेली या समूहों में बेफिक्र होकर टहल रही थीं। कुछ लड़कियां मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थीं, कुछ बस समुद्र को निहार रही थीं। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। मैंने पास खड़े एक पुलिसकर्मी से पूछ ही लिया, क्या रात में महिलाओं का इस तरह अकेले घूमना सुरक्षित है? उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, यह मुंबई है। यह शहर कभी सोता नहीं और हमारी बेटियां यहां सुरक्षित महसूस करती हैं। हम हमेशा निगरानी रखते हैं। यह सुनकर जो सुरक्षा का एहसास मुझे हुआ, वह मैंने पेरिस या न्यूयॉर्क की सुनसान गलियों में भी महसूस नहीं किया था। वापस लौटते समय हमें वॉशरूम जाना था। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। गंदे बदबूदार टॉयलेट। मैंने नाक पर रुमाल रखने की तैयारी कर ली और एक सार्वजनिक मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और फिर मैं बस देखती रह गई। सफ़ेद टाइल्स चमक रही थीं, फर्श सूखा था,
साबुन और टिश्यू अपनी जगह पर थे, यहां तक कि एक कोना मेकअप ठीक करने के लिए भी बना था। सोफिया आईने में अपना चेहरा देखते हुए बोली, सारा, यह देश हमें और कितना चौंकाएगा। मैं हंस पड़ी। हाँ, भारत ने मेरे हर उस पूर्वाग्रह को तोड़ दिया था जो मैंने वर्षों से पाल रखा था। मैंने नल के नीचे हाथ रखे सेंसर से अपने आप पानी आया। उसी पल मेरे दिमाग में वह विचार आया, असली रईसी क्या है? रईसी केवल ऊंची इमारतें, तेल के कुएं या महंगी कारें नहीं है। असली रईसी वह है जो मैंने यहां देखी। एक अनजान अतिथि के लिए होटल स्टाफ का प्यार, मेट्रो में दूसरों के लिए जगह बनाने का संस्कार, एक बच्चे की ईमानदारी जिसने गिरा हुआ बटुआ लौटाया, और वह सुरक्षा जो एक महिला को आधी रात में बेखौफ चलने की आज़ादी देती है। यहां तक कि एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई भी यह बताती है कि यह समाज अपनी और दूसरों की गरिमा का कितना सम्मान करता है। जब मैं वापस दुबई जाने वाले विमान में बैठी तो मैं वह इंसान नहीं थी जो कल आई थी। खिड़की से मुंबई की रोशनी को ओझल होते देख मेरे मन में एक नया विश्वास था। भारत गरीब है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। भारत समृद्ध है, संस्कारों में, मानवता में, अनुशासन में और अतिथि सत्कार में। यह वो दौलत है जिसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अब मैं आपसे पूछती हूं, आपके लिए समृद्धि के क्या मायने हैं? इस छोटी सी यात्रा से मुझे जो उत्तर मिला वह केवल एक है, समृद्धि वहां है जहां दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और ईमानदारी है। जय हिंद।